बीएससी पार्ट थर्ड में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लेक्चर 2 में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सहसंयोजकताबंध सिद्धांत के बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया, जिसमें मेटल आयन या परमाणु को व लिगेंड समूह को एक पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया और जिसके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। इस सिद्धांत को समझने से पूर्व, क्योंकि यहाँ पर धातु आयन या परमाणु काम में लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जो इन धातु आयनों व परमाणुओं में बाह्यतम कोश में जो कि लिगेंड धातुओं के अंतरक्रिया करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, उन कक्षकों के बारे में जानना आवश्यक है। सामान्यतः इन संक्रमण धातुओं में डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जो कि इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल के निर्माण में भाग लेते हैं। तो हम पहले डी कक्षकों की आकृति के बारे में जानेंगे। सामान्यतः यह समान ऊर्जा के 5 कक्षक होते हैं, जिन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। यह 5 कक्षक dx² -y² dz² dxy dyz और dxz होते हैं, जिनमें 3 कक्षक जो है तल में और 2 कक्षक अक्ष के ऊपर उपस्थित होते हैं। dx² -y² व dz² अक्ष पर उपस्थित हैं, xy और z अक्ष के ऊपर, जबकि dxy dyz और dxz जो है xy yz और xz तल में है। 3D पिक्चर के आधार पर 3 x y z 3 एक्सिस होती हैं और इन्हीं में ही तल और अक्ष का निर्धारित किया जाता है। x के विपरीत -x, y के विपरीत -y और z के विपरीत -z अक्ष होता है। इस आधार पर हम, क्योंकि इनकी समान अक्ष और तल के होने के कारण और समान ऊर्जाओं के होने के कारण, यह जब संकुल निर्माण करते हैं तो इनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन आ जाता है और इन ऊर्जाओं में परिवर्तन के कारण यह 5 कक्षक जो है विभाजित होकर T2G और EG प्रकार के कक्षकों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको हम सबसे पहले जो डी कक्षकों की अभिविन्यास है उसके बारे में देखेंगे। यह डी कक्षकों का हमने अक्ष पर, जिन्हें कि EG कक्षक कहा गया है, एक क्यूब में माने इनके, क्योंकि क्यूब में x, y और z तीनों एक्सिस उपस्थित हैं, तो एक घनीय संरचना को काम में लेते हुए और केंद्र में इन ऑर्बिटल की सिमेट्रिक होने के बाद इसका हम अभिविन्यास देखें तो यह इस तरीके से अभिविन्यासित होंगे। dx² -y² x और y एक्सिस के ऊपर है और dz² कक्षक z अक्ष के ऊपर अभिविन्यासित है। इनके लोब्स जो हैं वो z अक्ष के ऊपर हैं और dx² -y² में x और y अक्ष के ऊपर लोब, बाइलोब स्ट्रक्चर उपस्थित है। द्विपालीवत संरचनाएं, जैसा कि हम जानते हैं डी कक्षकों में होती है, तो वह द्विपालीवत संरचनाएं उपस्थित है। इसी तरीके से T2G कक्षक, जिनमें जो कि तल में स्थित होते हैं, तो dxy जो है वो xy तल में उपस्थित हैं, जबकि द्विपालीवत जो संरचना है इसका केंद्र है वह इस घन के केंद्र पर है। इसी तरीके से dyz और dzx डी कक्षक भी अभिविन्यासित होते हैं।
जो कि तल में उपस्थित हैं। अब हम इनकी संरचनाओं का अभिविन्यास जानने के बाद, डी कक्षकों का अभिविन्यास जानने के बाद, हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं जिन पर यह सिद्धांत आधारित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो धनावेश है और जो ऋण आवेशित लिगेंड है वह एक पॉइंट चार्ज की भांति कार्य करता है। लिगेंड जो है वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की या तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा या ऋणात्मक इस पर आवेश होगा। ऋणात्मक आवेशित और उदासीन जिसमें कि एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, जैसे अमोनिया और जल और या हैलाइड आयंस होंगे ऋणात्मक आवेशित, और साइनाइड आयन OH- आयन तो ये ऋणावेशित होंगे। ये एक लिगेंड की भांति कार्य करेंगे, और जब ये धातु आयन की तरफ जाएंगे तो एक चार्ज बिंदु की तरीके से, बिंदु आवेश की तरीके से ये कार्य करेंगे। और धातु आयन भी, क्योंकि इसके पास धनावेश है तो यह धनावेश भी एक चार्ज की भांति कार्य करते हैं। तो ऋणावेशित और धनावेशित समूहों के बीच जो चार्ज है, आवेश है, उस आवेश के कारण इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। क्योंकि बाह्यतम कोश जो है संक्रमित धातु का ये 5D कक्षक है, तो सामान्य अवस्था में जब धातु या आयन के रूप में उपस्थित हैं, किसी से इनका दूसरे लिगेंड से कोई संबंध नहीं है, तब यह पांचों कक्षक जो है समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों को, जिनको कि डीजनरेट कक्षक कहा जाता है, जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी ऊर्जा में विभाजन होता है और यह सामान्यतः अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं। लेकिन T2G कक्षकों की ऊर्जा और EG कक्षकों की ऊर्जा, ये दो प्रकार की ऊर्जाओं में कक्षकों में विभक्त हो जाते हैं, और जिनकी ऊर्जा तो अपेक्षाकृत अधिक होती है, परंतु इनमें आपस में ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। T2G की ऊर्जा अलग प्रकार की होगी और EG कक्षकों की ऊर्जा की मात्रा अलग प्रकार की होगी। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य में एक प्रकार का स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, लेकिन किसी प्रकार का, जैसा संयोजक का बंध में होता है, वहाँ कक्षकों के बीच में कोई इंटरेक्शन उस तरीके का नहीं होता, यानी कोई अतिव्यापन नहीं होगा, कोई आपस में क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन आवेश के कारण इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, जैसा कि आयनिक प्रकार के बंधनों में होता है। इस आयनिक प्रकार के बंधनों को ही इसका आधार, सिद्धांत का आधार जो है माना गया है। तो औसत ऊर्जा तो इनकी बढ़ जाती है, जब लिगेंड धातु आयन के नजदीक आएंगे तो डी कक्षकों की औसत ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है, लेकिन T2G और EG कक्षकों की ऊर्जाओं में असामान्य तरीके से वृद्धि होती है। तो T2G जो 3 कक्षक हैं उनकी ऊर्जा समान होगी, और EG कक्षकों की ऊर्जा, जो 2 कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा समान होगी। और यह निर्भर करेगा कि लिगेंड किस तरीके का आवेश रख रहे हैं। जितना ज़्यादा यह उसको उनके बीच में इंटरेक्शन होगा या स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, उतना ही ज़्यादा इनके बीच में विपाटन होगा। इन कक्षकों के बीच में ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, औसत ऊर्जाओं के मान भी उतने ही अधिक होंगे, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में हुन्स नियम के हिसाब से इन कक्षकों में पुनः वितरण होगा, यानी जो सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए थे, हुन्स नियम के अनुसार पुनः उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का इन कक्षकों में उनके ऊर्जा स्तरों के आधार पर ही पुनः वितरण होगा, यानी कि T2G और EG कक्षकों में पुनः
इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के आधार पर भरे जाएंगे। यदि मान लीजिए T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो EG कक्षकों की, तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G कक्षकों में भरे जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले 3 कक्षकों में भरा जाएगा, फिर इनमें युग्मन प्रारंभ होगा। इसी तरीके से फिर इसके बाद EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। या यदि EG कक्षकों की ऊर्जा कम हो, T2G कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले EG कक्षकों में हुन्स नियम के अनुसार भरे जाएंगे, फिर EG के बाद T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हुन्स नियम के अनुसार पुनः इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है और T2G और EG कक्षकों की जो ऊर्जाओं में अंतर होगा वह ऊर्जा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। और जितना ज़्यादा इस ऊर्जा का मान होगा वह कॉम्प्लेक्स, वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। और यह मान धातु आयन और लिगैंड दोनों के आवेश की मात्रा, दोनों में के बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है उस पर निर्भर करता है। यह सभी लिगैंडों या संकुलों में अलग अलग प्रकार का होगा, जिसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे। अब हम अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अष्टफलकीय संरचना में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड विपाटन होगा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि अष्टफलकीय संरचना में देखा, हमें पता है कि धातु समूह या धातु आयन पर 6 लिगेंड जुड़ेंगे। तो 6 लिगेंड विभिन्न दिशाओं से मेटल की तरफ आएंगे, वह भी अष्टफलकीय रूप में। अष्टफलकीय रूप में आने के कारण जब X, Y और Z अक्ष से इसके ऊपर आएंगे तो इनके D कक्षकों के बीच में जो विपाटन होगा वह T2G और EG की तरीके से होगा और T2G कक्षक EG की तुलना में कम ऊर्जा स्तर के होंगे। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि जो सामान्य जब मुक्त अवस्था में धातु आयन है, कोई लिगेंड इसके नज़दीक नहीं है, तो 5 जो है समान ऊर्जा वाले कक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके नज़दीक आएंगे अष्टफलकीय दिशाओं से, तो यह T2G और EG कक्षकों में विपाटन हो जाएगा। T2G कक्षक जो है वो EG कक्षकों की तुलना में कम ऊर्जा के होंगे और लेकिन औसत ऊर्जाओं का मान इसका अधिक होगा। इन ऊर्जाओं के अंतर को क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE कहा जाता है या क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा भी इसे कहा जाता है। इसको डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल के कारण इसको डेल्टा O का मतलब इसका अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल इसको कहा जाता है, या इसको 10D³ से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए यदि इन दोनों की ऊर्जाओं का जो औसत वृद्धि हुई है, दोनों के T2G और EG की ऊर्जा स्तरों में जो औसत वृद्धि हुई है, यदि उससे इसको नापा जाए तो यह मान औसत ऊर्जा से EG कक्षकों की ऊर्जा स्तर प्लस 0.6 डेल्टा O के बराबर होगा और T2G कक्षकों की ऊर्जा स्तर माइनस 0.4 डेल्टा O के बराबर होगा। और क्योंकि जो औसत ऊर्जा का मान है उसमें यदि 0.6 को, क्योंकि 2 कक्षक हैं, 2 में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 0.6 × 4
तो ये 2.4 हो जाएगी, डेल्टा O हो जाएगा कुल ऊर्जा। इसी तरीके से यदि -0.4 को 6 इलेक्ट्रॉन से गुणा करें तो यह भी -2.4 डेल्टा O हो जाएगा, यानी कुल औसत ऊर्जा का मान जो है वो 0 होगा और औसत ऊर्जा से यह -0.4 डेल्टा O, यानी ये T2 कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उतना ये स्थायी होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब भरा होगा तो वह औसत ऊर्जा से -0.4 डेल्टा O जो है उसके बराबर ऊर्जा उसकी कम होगी, यानी उसका स्थायित्व में वृद्धि होगी। तो T2G कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उस संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है, और जब T2G भरने के बाद उसका EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो स्थायित्व में उतने ही ऊर्जा की मात्रा में प्लस होने के कारण वह कमी आ जाती है। तो माइनस डेल्टा O का मतलब ये हो जाता है कि जब माइनस में ऊर्जा होगी तो वह ऊर्जा औसत मान से कम होने के कारण वह उसके स्थायित्व में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए जो T2G कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं किसी भी अष्टफल के क्षेत्र में तो वह उसके स्थायित्व में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऊर्जा स्तर जो है वह औसत से ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो जैसा हमने पहले पढ़ा है, यदि बहुत सारे कक्षक उपस्थित हों तो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर यानी कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऐसा हुन्स नियम के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यदि दो कक्षकों में n+l के मान बराबर हों तो जिसका n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जारी रहता है।